E inside material of good conductor must be zero in electrostatic situation. एक तो हमने ये देखा, E means electric field intensity. यहीं से ये पता चल गया, hence there is no electric field lines exist inside material of a metal या metallic object. तीसरा पॉइंट ये भी समझ में आ गया कि near metallic surface E equals to sigma by epsilon naught, where sigma is surface charge density. सर ये तो आपने नहीं बताया पहले. अच्छा सोचो, ये एक है क्यू चार्ज वाला कंडक्टिंग स्फीयर, अब यदि यहां मैं कहूं कि चार्ज ये क्यू है, ये रेडियस आर है, तो सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप क्या बताएंगे मुझे? के क्यू बाई आर स्क्वायर. आप यदि इसको एनालाइज करें, अगले स्टेप में ये क्या लिखा जा सकता है? E इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर. ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये आपको यहाँ पर तो दिख ही रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. और किसी भी शेप का हो कंडक्टर, यदि सरफेस के पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा बताया जाए, तो उसके बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इनसाइड की यदि मैं बात करूं बगल में, तो जीरो. ये कहां पर है? आउटसाइड. सरफेस के बगल में, इनसाइड नहीं, आउटसाइड. जब आउटसाइड की हम लोग बात कर रहे हैं, सरफेस के बगल में आउटसाइड, इनसाइड तो जीरो होगा, ये पहले ही कह दिया है. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इसका एक कारण और समझिए, गॉस लॉ से यदि हम चेक करेंगे ना, तब भी यही रिजल्ट आ जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन. ये कंडक्टिंग सरफेस के लिए. ये तीनों पॉइंट नोट करिए और पॉइंट बताता हूं. क्योंकि चौथा पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, तो वो मैं इसी पेज पे लिख देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस must be normal to the conducting surface.
so that it has no tangential component and hence charge on metallic surface do not move on the surface. इलेक्ट्रोस्टैटिक रुका हुआ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन will be maintained. आप सोचो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात कर रहा हूं, तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ। यदि टेंजेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो चार्ज टेंजेंट के डायरेक्शन में गुड कंडक्टर है चलने लगेगा। मैं ऐसा तो चाह नहीं रहा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सरफेस के पास होगा वो किसी और एंगल पे नहीं, नॉर्मल के लॉन्ग होगा, जिससे कि उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंट पे ना मिले, और टेंजेंट पे ना मिले तो चार्ज जो भी होगा सरफेस पे वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन मेंटेन रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा सरफेस पे hence electrostatic situation will be maintained. पहला पॉइंट कह रहा है कि जो गुड कंडक्टिंग मेटेलिक मटेरियल है उसके भीतर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने को ऑर्गेनाइज कर देगा सरफेस तक जाके कि भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और बाकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे उस पर कोई नेट फोर्स ना रहे एक्सटर्नल फील्ड के बाद। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा मटेरियल में, मेटल के भीतर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन में। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सरफेस के पास आउटसाइड, यहाँ इनसाइड आउटसाइड में कंफ्यूजन हो तो उससे बचने के लिए यहाँ आउट मेंशन कर सकते हैं आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड तो उससे पहले ही लिख चुका हूँ जीरो। ये कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटसाइड, आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो भी जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बाहर है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल के लॉन्ग हम लोग दिखाते हैं, ऐसा कोई लाइन नहीं दिखाते जिसका कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग आ जाए। ये पॉइंट भी कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसा इसलिए यदि वो नॉर्मल के लॉन्ग नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बन जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बन जाएंगे टेंजेंट के लॉन्ग, तो जो सरफेस पे चार्ज है वो कबड्डी खेलने लगेगा, क्योंकि गुड कंडक्टर है, उसमें कंडक्टिंग कैपेबिलिटी है, तो जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज पे वो उस तरफ चल देगा। ऐसा तो फिर वो स्टैटिक नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से वो अलग हट जाएगा। ये हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट और यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ
सर जगह कहाँ है? ये देखो पांचवा, conducting objects creates equipotential region inside its material. अब ध्यान से सुनो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब dv by dr जीरो होगा, E इक्वल्स टू माइनस dv by dr। और यदि dv by dr जीरो होगा इसका मतलब भी जीरो होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वो बदल ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट होगा। और यदि कांस्टेंट होगा इसका मतलब वो जो पूरा रीजन है मटेरियल है गुड कंडक्टर का, वो इक्विपोटेंशियल रीजन बनेगा। मतलब मटेरियल में कोई भी 4 पॉइंट चुनो जो मटेरियल पर है या मटेरियल में है, मटेरियल के भीतर के सरफेस पे है या मटेरियल के बाहर के सरफेस पे है, वो सारे क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल होंगे। कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट्स इक्विपोटेंशियल रीजन इनसाइड इट्स मटेरियल। कब? कब? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वाले चैप्टर में जहां चार्ज रुका हुआ है, वो सारा आप देखिएगा। ऊपर में ही मैं एक बार ये भी मेंशन कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके मन में ये विचार आएगा कि सर जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो कुछ बदलाव होगा, तो मैं कहूंगा हाँ सर वो बताओ। तो जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तब, और डायनामिक्स का मतलब कबड्डी खेलना, और चार्ज जब कबड्डी खेलेगा तो उस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। जब वो पढ़ लेंगे उसके बाद डायनामिक्स के बारे में कुछ और बातें होंगी कि चलते हुए चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जब वहां ये चर्चाएं होंगी तब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये प्रॉपर्टीज एक नए नजरिए से देखा जाएगा। लेकिन अभी स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारे पांचों पॉइंट आप बड़े आराम से दिमाग में रखिए, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में यदि नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता तब तो हम कहते कि पूंछ पे ज्यादा पोटेंशियल और सिर पे कम पोटेंशियल। एरो के पूंछ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरो जैसा होता था, पूंछ की तरफ ज्यादा सिर की तरफ कम। लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है कि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में है ही नहीं, तो वहां पोटेंशियल बदला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि पोटेंशियल बदलता तो माइनस dv by dr से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता मुझे, और फील्ड मिलता तो फील्ड लाइन मिलती। तो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में? इक्विपोटेंशियल रीजन बनाता है। कोई यदि शेल होगा, शेल मतलब फुटबॉल जैसा मटेरियल एक जो भीतर खाली हो, तो उस सेल के इनर सरफेस पे मटेरियल में और आउटर सरफेस पे एक ही जैसा पोटेंशियल होगा कहीं भी। यहाँ तक क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। जिन लोगों के ये पॉइंट यहाँ तक थोड़े थोड़े समझ में आ गए हैं, हैंड राइज करते हैं एक बार। अब इसका इसमें से कौन सा पॉइंट आपको समझाऊं मैं एक बार और? सारे पॉइंट
कुशल, आर्यन, अंश, अच्छा एक एग्जाम्पल देखिए, यहां बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, तो ये बड़ी खुशी की बात। यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए, ये है एक शेल। यदि मैं सेंटर पे रख देता हूं प्लस क्यू नॉट, तो आपको तो पता ही है माइनस क्यू नॉट यहाँ इंड्यूस्ड होगा और प्लस क्यू नॉट बाहर इंड्यूस्ड होगा। ये प्लस देखिए, और ये माइनस देखिए। आप मुझे ये बताइए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा और बाहर भी आपको फील्ड लाइंस दिख जाएगा। ये डायग्राम पसंद आ गया? यदि मैं भीतर वाले सरफेस का पॉइंट कहता हूं 1 और बाहर वाले सरफेस का पॉइंट कहता हूं 2, और ये मेटालिक सेल है, तभी इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, 1 का या 2 का? सर इक्वल। बहुत बढ़िया, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो वो शेल का पोटेंशियल लिखेंगे, चाहे इनर पॉइंट मटेरियल में या इनर सरफेस का हो या आउटर सरफेस का हो, ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सेल कह देंगे। और सेल का पोटेंशियल कैसे सोचेंगे, तो देखिए, पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के कारण के क्यू नॉट बाई आर, और सेल के चार्ज के बारे में सोचिए, इनर सरफेस पर कितना है, के माइनस क्यू नॉट बाई आर, और आउटर सरफेस पे कितना है, के प्लस क्यू नॉट बाई आर। ये दोनों इंड्यूस्ड वाला कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल कितना हुआ, के क्यू नॉट बाई आर। ये किसका कहलाएगा, सेल का पोटेंशियल कहलाएगा। सेल के किसी एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का यही होगा। चित्र बना लीजिए, नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। क्वेश्चन में सिर्फ इतना चर्चा कर दीजिए कि वी शेल क्या है, ये हम जानना चाहते थे, और सेल क्यों, तो वो सॉल्व करते वक्त आपके समझ में आ जाएगा कि मेटालिक सेल फॉर्म्स इक्वी पोटेंशियल रीजन, इसीलिए V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V सेल। और V सेल लिखेंगे कैसे, वो तो लिखना आप जानते हैं, क्यू नॉट जो सेंटर पे है उसके कारण के क्यू नॉट बाई आर। और जो सरफेस पे है वो सेल, सेल थ्योरम से सेल वाले का सेल के सरफेस के लिए क्यू बाई आर लिखते हैं। एक माइनस क्यू नॉट, एक प्लस क्यू नॉट। और वैसे भी याद करो, मैंने कहा था थिन सेल हो तो इंड्यूस्ड के बारे में मत सोचो। ये नोट कर लिया क्या? यस सर, हो गया। सर एक मिनट। हाँ नोट कर।
यस सर हो गया। ये है थिक मेटालिक शेल। मान लो सेंटर पे रखा हुआ है +Q0, इनर रेडियस कह देता हूं ए, आउटर रेडियस कह देता हूं बी। कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर देता हूं, 1 2 3। फाइंड V1 equals to V2, find V1 V2 V3 and V shell। ये है क्वेश्चन। यहाँ ये भी डाल दीजिएगा, थिक मेटालिक न्यूट्रल सेल, थिक मेटालिक न्यूट्रल सेल। थिक मेटालिक न्यूट्रल सेल। अब यहाँ यदि मैं सॉल्व करने की सोचता हूं तो याद करो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक metallic shell form equipotential region। इक्विपोटेंशियल रीजन यदि ये बना रहा है, इससे हमें क्या पता चला, V1 V2 V3 V सेल सारे बराबर होंगे। फिर मैं सोचना शुरू करूंगा, यहाँ -Q0 इंड्यूस्ड होगा और यहाँ +Q0 इंड्यूस्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे सेल का पोटेंशियल लिखना है तो मैं 2 वाले सरफेस को दिमाग में रख के 2 वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखने की सोच रहा हूं। 2 वाले के लिए ध्यान से देखिए, जो एक सेंटर पे Q0 है, पहले उसके कारण बताइए कितना। KQ0/B। और जो इनर सरफेस पे है उसके कारण कितना, -KQ0/A।
इनर सरफेस वाले सेल के 2 नंबर पॉइंट बाहर है, तो दूर वाला डिस्टेंस लेंगे v, और जो आउटर सरफेस पे है उसके कारण प्लस के क्यू नॉट बाई बी, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से हमारे पास क्या आ गया, के क्यू नॉट बाई बी, यही आ गया वी सेल। यही होगा 3 वाले पॉइंट का भी, यही होगा 1 वाले पॉइंट का भी, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल रीजन फॉर्म करता है। आपके मन में ये विचार आएगा कि सर ऐसा मत करो, आप ना वी सेल लिखते वक्त V1 लिख के समझाओ मुझे। चलो 1 वाले के लिए सोचते हैं, तो पहले सेंटर वाले क्यू नॉट का क्या लिखोगे, के क्यू नॉट बाय कितने डिस्टेंस पे है 1 वाला पॉइंट ए। अब जो इंड्यूस्ड वाला है वो कितने डिस्टेंस पे है, पहला माइनस क्यू नॉट ए डिस्टेंस पे, और उस पॉइंट भी है ए डिस्टेंस पे, तो वो शेल का इनर सरफेस वाले जो शेल थ्योरम उस पे लगाओगे यूनिफॉर्म चार्ज के लिए, तो के क्यू नॉट बाई ए। और बाहर वाले 2 वाले पॉइंट सरफेस पे जो चार्ज मौजूद है उसके कारण भीतर किसी पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना 2 वाले सरफेस पे है, के क्यू नॉट बाई बी। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, के क्यू नॉट बाई बी, ये दोनों तो एक ही है। तो चाहे 1 पॉइंट का देखोगे या 2 पॉइंट का या बीच में किसी भी पॉइंट का, वो मटेरियल जो होता है ना इक्वी पोटेंशियल रीजन बनाता है, उस बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ढूंढोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ दिखेगा, ध्यान देना, और मेटल के बाहर दिखेगा, मेटल के बीच में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा वो खुद फील कर लो, क्योंकि मेटल के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होता है इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएगा। तो मटेरियल में, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा, भीतर दिखेगा और वो बाहर दिखेगा। इस पेज को नोट कर लें और जिनको डाउट हो वो पूछें। सेल थ्योरम का बेसिक आइडिया है कि सरफेस पर यदि कोई चार्ज है स्फेरिकल सिमेट्री के साथ, तो उसके भीतर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे है, और बाहर जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो सरफेस वाले चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट मान करके बाहर आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस। ये थिन कॉन्सेंट्रिक 2 सेल्स हैं, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज Q2 है, दिया गया। आपको पहले V1 बताना है,
फिर V2 बताना है, फिर V1 माइनस V2 बताना है। तो मैंने आपको कहा था कि थिन सेल के कलेक्शन हो तो इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में मत सोचना, कोई आवश्यकता नहीं है। टू concentric thin uniformly charged cell. इनके रेडियस दे दिए गए हैं, R1 R2। तो जब हम सर हाँ बताइए। सर V1 और V2 क्या है? इस चैप्टर में भी वेलोसिटी लिखते हैं या भी पोटेंशियल लिखते हैं? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि वो V1 वो कौन सा सरफेस का है? हाँ, कौन सा होना चाहिए? क्या तुक्का भेरो कुछ? V1 Q2 वाले सरफेस का होना चाहिए या V1 Q1 वाले सरफेस का होना चाहिए? सर Q1। हाँ बस सही सोचा आपने। तो V1 है इनर सेल, स्मॉलर सेल। और चूंकि कोई पोटेंशियल रीजन होता है तो सरफेस आउटर या इनर की तो बात ही मत करो। V लार्जर सेल। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बताएं V1 आप कैसे लिखेंगे? इंड्यूस तो सोचने से मैंने मना कर दिया। तो मान लो ये पॉइंट 1, यदि बड़ा मन कर रहा है तो पॉइंट देखने का, तो 1 वाला पॉइंट Q1 के सरफेस पे है तो KQ1/R1, और 2 वाले के भीतर है तो 2 के जो सरफेस पे होगा KQ2/R2 वही भीतर हर एक पॉइंट पे होगा। और V2 देखो 2 वाले पॉइंट में Q1 के बाहर है 2 तो K बाहर वाला लेंथ KQ1/R2 प्लस KQ2/R2। और अब डिफरेंस लेके देखो, जैसे ही डिफरेंस लोगे तो देखो R2 वाला कैंसिल आउट हो गया, KQ1/R1 माइनस KQ1/R2। ये चेक करो, V1 माइनस V2 हो गया KQ1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Since R2 is greater than R1 and Q2 is positive, hence यहाँ क्या देखा आपने? V1 माइनस V2 इक्वल्स टू KQ1, सारा चेक कर लो एक ही बार में, is greater than 0। V1 is greater than V2। इससे हमें ये पता चला, यहाँ रिजल्ट क्या आया? इनर सेल is always on high potential। Inner cell is always on high potential। और दूसरा पॉइंट रिजल्ट से देख रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस do not depends on potential difference between inner and outer cell। Potential difference between inner cell and outer cell do not depends on charge of
आउटर सेल Q2। पोटेंशियल डिफरेंस आउटर सेल पे कितना चार्ज है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आगे समझेंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है कि Q2 पे के बदले मैंने 4Q2 चार्ज डाल दिया बाहर वाले सरफेस पे, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा। पहले यदि 10 वोल्ट था तो अब आप कहोगे अब भी 10 वोल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर के सरफेस पे कितना भी चार्ज बढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ना Q2 पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। चेक करो ये डिफरेंस जो आया है। सर आपने डिफरेंस कैसे निकाला? देखिए ये माइनस कर दिया ना आपने, तो माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन? KQ1/R1 माइनस के। हो गड़बड़ कट कर गया, ये लाइन हटाओ, तो ये कट हो गया तो बचा कौन? KQ1/R1 माइनस KQ1/R2। तो Q1 ही पे तो डिपेंड कर रहा है। V1 माइनस V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल Q1 पे, Q2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। This is basic idea to construct Van de Graaff जनरेटर। ये बोर्ड में पूछा जाने वाला पॉइंट होता है, हर एक साल करीब करीब पूछा जाता है कि आपको यदि बहुत हाई वोल्टेज कहीं क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे? तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये 10,000 वोल्ट तक का पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। और उसके लिए ये बेसिक आइडिया होता है कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस को यदि मैं वायर से जोड़ दूं तो इनर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज भाग के आउटर सरफेस पे चला आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पे होता है और चार्ज कहां से कहां जाता है? हायर से लोअर। देखो ना, V1 माइनस V2 ग्रेटर देन 0 है V1, तो इनर सेल इज ऑलवेज ऑन हाई पोटेंशियल। तो यदि इनर और आउटर को हम अटैच कर दें और इनर को चार्ज देते जाएं तो इनर वाला चार्ज जा जाकर जमा होता जाएगा आउटर वाले पे, क्योंकि हमेशा इनर ही हाई पोटेंशियल पे होगा। तो आप वैन डी ग्राफ जनरेटर को अब एक बार यदि एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया समझ में आने लगेगा कि आखिर ये जनरेटर कैसा है। और घबराइए नहीं, फिर किसी दिन होगा तो मैं क्लास में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पहले बेसिक समझ लीजिए कि Q1 Q2 दोनों जब पॉजिटिव हैं तो हमने पोटेंशियल लिखना सीखा, इनर सेल का आउटर सेल का, उनका डिफरेंस देखा, वो हमें पता चला कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा V1 माइनस V2, मतलब इनर वाला हाई पोटेंशियल पे होगा। तो यदि मैं किसी वायर से कनेक्ट करूंगा 1 और 2 वाले पॉइंट को तो Q1 भाग के बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा और उसका कारण बनेगा चार्ज हमेशा फ्लो करता है लोअर से हायर, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये पेज नोट कर लिया है सबने बढ़िया से? यस सर। मैं पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ दो स्टेटमेंट की तरह लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया।
metallic shell creates two spaces which are electrically independent from each other. In which one space is inner surface plus inner free space. ये वन या फर्स्ट स्पेस कह दो, सेकेंड स्पेस जो होगा जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, सेकेंड स्पेस इज आउटर सरफेस प्लस आउटसाइडर स्पेस। अब ये बड़ा अजीब सा आइडिया लग रहा होता है एक बार देख के, ये इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग, एक पॉइंट, और ये दो स्पेस कौन से। तो ध्यान से देखिए कि मैंने एक सेल लिया, यदि मैंने एक सेल लिया तो इसके दो स्पेस कौन से होंगे, मेटालिक सेल। दो स्पेस कौन से होंगे, तो एक तो ये स्पेस होगा और एक ये स्पेस होगा। ये जो पूरी दुनिया दिख रही है आउटसाइड वाला, ये जो स्पेस है आउटर सरफेस को लेकर के, ये स्पेस 2 और इनर स्पेस को लेकर के, इनर सरफेस को लेकर के जो इनर स्पेस है, ये जो दोनों स्पेस है ये दोनों इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट है। अब इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब, उस पे गौर करना है। पहले दो स्पेस को पहचान लो। मेटालिक सेल जब भी होगा वो दो दुनिया बनाएगी, एक सेल के भीतर की दुनिया और एक सेल के बाहर की दुनिया। अब इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, बाहर के दुनिया में जितने भी चार्ज होंगे ग्रीन कलर वाले स्पेस में, आउटर सरफेस मिलाकर, उसके कारण ब्लू वाले रीजन के किसी पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 0 होगा, और ब्लू वाले रीजन के जितने भी चार्ज होंगे उनके कारण बाहर के ग्रीन वाले रीजन में किसी पॉइंट पर
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो जीरो, नेट का वैल्यू जीरो आएगा, अलग अलग का इफेक्ट मिलेगा लेकिन नेट का इफेक्ट जीरो होगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग? बाहर वाले दुनिया के चार्जेज का अलग अलग फील्ड तो मिलेगा मुझे भीतर वाली दुनिया में किसी पॉइंट पे, लेकिन उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, वेक्टर सम करने पर। उसी तरह भीतर वाले दुनिया में जितने चार्ज हैं, भीतर वाला सरफेस मिलाकर, उन सब के कारण बाहर वाले दुनिया के किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अलग अलग चार्जेज का अलग अलग फील्ड तो मिलेगा लेकिन नेट वेक्टर सम करने पर। जिन लोगों को ये समझ में आया है हैंड राइज करें प्लीज। स्वयं बालक एक बार और समझाऊं क्या? सर सर समझ आ यहाँ देखिए अगले पेज पे, ये है एक शेल, मेटेलिक, चार्ज्ड। सेंटर पे एक चार्ज रखा है मैंने Q0 और बाहर वाले ये जो सेल है उसको मैंने चार्ज दिया है Q1। ये आपको और दिख रहा है एक चार्ज रखा हुआ Q2। बताइए Q0 पर Q2 के कारण फोर्स बनेगा या नहीं? तो आप कहिएगा हाँ बनेगा। फिर पूछे कोई कि Q2 और Q1 को मिला करके फोर्स बनेगा या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बनेगा। और ये चूंकि मेटल है तो आपको गॉस लॉ से पता है कि इनर सरफेस पे क्या इंड्यूस्ड होता है, जितना सर सेंटर पे है या भीतर कहीं भी होता, टोटल जीरो करने के लिए। तो ये Q0 यदि इंड्यूस्ड भीतर होगा माइनस, तो बाहर कौन इंड्यूस्ड होगा? प्लस। अब सोचो, मैंने जो दो दुनिया बताई है वो दो दुनिया में आउटर स्पेस जो है, आउटर सरफेस को मिला के उसमें कौन कौन सा चार्ज दिख रहा है? Q2 प्लस Q1 और ये प्लस Q0। सोच के देखो, इन सब का जो नेट इफेक्ट आएगा Q0 पे वो जीरो आएगा। और भीतर वाली दुनिया कौन कौन सी हुई?
ये प्लस क्यू नॉट और इनर सरफेस वाला माइनस क्यू नॉट, ये भीतर की दुनिया में चार्ज है। इनके कारण बाहर वाले दुनिया में जो प्लस क्यू टू है उस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि बाहर वाले किसी भी पॉइंट पे उनका भीतर वाले दुनिया के चार्जेज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है। ये आइडिया यदि आपके समझ में आएगा, यदि आएगा, सर मेरे तो नहीं आ रहा, एक काम करो, मैं इसे थोड़ा हल्का कर देता हूं। हल्का करने के लिए मैंने क्या किया, यहां चेंज शेल मेटालिक न्यूट्रल। यदि न्यूट्रल कह दिया तब क्या होने वाला है? तब तो केवल और केवल ये इंड्यूस्ड दिखेगा। और अब मैं जो लिखवा देता हूं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में सोचना। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि ये बाहर वाला चार्ज Q2 नहीं होता तो आउटर सरफेस पे जो Q2 दिख रहा है उसका बिखराव यूनिफॉर्म होता। लेकिन यदि मैं सामने प्लस Q2 ले आऊंगा तो प्लस Q2 लाने पे ये प्लस Q नॉट वाले जो नजदीक में चार्ज है वो थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। और यदि दूर भागने की कोशिश करेंगे तो किधर जाके ओरिएंट हो जाएंगे? पीछे उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और आगे उनकी डेंसिटी कम, राइट साइड में डेंसिटी कम। मतलब आउटर सरफेस वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये बाहर के दुनिया में जो प्लस Q2 है उसके आने से थोड़ा बदल गया। बाहर वाले दुनिया के चार्ज भीतर वाले दुनिया के चार्जेस को अफेक्ट नहीं करेंगे और भीतर वाले दुनिया के चार्ज बाहर वाले दुनिया के चार्ज को अफेक्ट नहीं करेंगे। बेसिक आइडिया ये है। Q2 जो है बाहर वाले सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता है, लेकिन Q2 भीतर वाले चार्ज के सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बदल सकता, क्योंकि Q2 और बाहर वाले चार्ज का जो नेट इफेक्ट भीतर बनता है वो 0 होता है। ये बाहर वाली दुनिया भीतर वाली दुनिया एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बाहर वाली दुनिया में कौन कौन हुआ? बाहर का स्पेस सेल के और बाहर का सरफेस, ये मिला करके बाहर वाली दुनिया। अब आपको सोचना ये है, इस एग्जाम्पल में पहला पॉइंट, ये एक्स वाई के लिए मैंने ये लिख दिया, फाइंड कूलम्बिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट at center first due to Q2, second due to induced charge plus Q naught present on outer surface. Due to induced charge minus Q naught present on inner surface. ये हम लोग सोच पाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। एक ही दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप सोचना शुरू करेंगे, एक आइडिया अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उस पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। पहले तो बताइए Q2 का Q नॉट पे कितना फोर्स होगा? Q2 और Q नॉट दोनों पॉजिटिव है, ये तो दिख ही रहा है।
तो किधर लगाता होगा Q2 Q0 पर फोर्स? ध्यान से देखिए, F0 और 2 के बीच का ये फोर्स, ये कितना होगा? तो पहले वाले का आंसर आ गया, फोर्स ऑन Q0 एट सेंटर ड्यू टू Q2, ये कितना हो जाएगा? K Q0 Q2 बाई R प्लस R हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या लिखोगे? माइनस आई कैप। सर आपको कैसे ये दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख जाए तो अच्छी बात। सर आपने तो कहा था कि बाहर वाले दुनिया का भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फिर ये कैसे चला आया? क्या बात की है, बहुत शानदार आइडिया। यदि ये आपको याद आ गया कि बाहर वाले दुनिया का, तो बाहर वाले दुनिया में है कौन कौन? बाहर की दुनिया मतलब सेल के बाहर का सरफेस और बाहर का स्पेस। तो बाहर के दुनिया में दो चार्ज हैं, ये Q0 जो इंड्यूस्ड वाला है और Q2। तो बाहर के दुनिया का भीतर नेट फील्ड क्या होता है? 0। तो आप दूसरा जो आइडिया देखेंगे, फोर्स ऑन Q0 एट सेंटर ड्यू टू प्लस Q0 इंड्यूस्ड, वो क्या होना चाहिए? इस तरह का होना चाहिए कि Q2 का और Q0 प्लस इंड्यूस्ड का नेट वैल्यू 0 हो जाए फोर्स का। ये क्या लिख देंगे? K Q0 Q2 बाई R प्लस R का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस आई कैप डायरेक्शन। जो Q2 का था उतना ही ये होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा जस्ट। और वैसे भी सोचो ना, आउटर सरफेस का जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो बदल गया, वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा आ गया। तो लेफ्ट ज्यादा आने से वो किधर धकेल देगा? लेफ्ट ज्यादा आने से वो राइट की तरफ धकेल देगा, और राइट की तरफ धकेल देगा तो F0 ऑन नॉट, नॉट पे नॉट की तरह प्लस Q0 के कारण, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाए? 0। बाहर वाले दुनिया का नेट इफेक्ट क्या हो जाए? 0। सर ये एक और बार बता दो। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ बात भीतर के दुनिया में कौन कौन चार्ज दिख रहे हैं आपको? Q0 और माइनस Q0 इंड्यूस्ड। और बाहर के दुनिया में कौन कौन देख रहे हैं? Q0 इंड्यूस्ड और माइनस और Q2। सबसे आसान किसका फोर्स कैलकुलेट करना है? Q0 पे, सेंटर वाले Q0 पे। Q2। तो वो पहला काम हो गया, उसमें कोई डाउट बताओ? नो सर। और बाहर वाले दुनिया में है कौन कौन? कहो, प्लस Q2 और प्लस Q0, बोलो प्लस ना। Q2 और प्लस Q0। Q2 का डायरेक्शन दिख गया फोर्स का, माइनस आई कैप की तरफ, सेंटर वाले Q0 पे। तो सेंटर वाले Q0 पे वो जो बाहर इंड्यूस्ड है प्लस Q0, उसके कारण फोर्स किधर होना चाहिए? माइनस आई कैप या प्लस आई कैप की तरफ? भाई नेट 0 कैसे होगा? दोनों के फोर्स प्लस आएगा। तो प्लस आई कैप की तरफ डायरेक्शन होगा, और अमाउंट कितना होगा? जितना वही होगा Q2 का जो आया। पहले वाला है। बस ये सोचने का तरीका होगा। यदि ये आप नहीं सोचेंगे तो बाहर वाले सरफेस के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं है तो सेल थ्योरम नहीं लगेगा। यदि सेल थ्योरम लगता तो भीतर 0 होता इफेक्ट उस Q0 के कारण, इंड्यूस्ड वाले के कारण। अभी वो Q0 के इंड्यूस्ड के कारण 0 नहीं होगा, प्लस Q0 इंड्यूस्ड के कारण राइट साइड की तरफ फोर्स उतना ही होगा जितना प्लस Q2 का लेफ्ट की तरफ है, सेंटर वाले Q0। जिन बच्चों को ये समझ में आ गया हो वो हैंड राइज करें प्लीज। टफ आइडिया है, तो घबराएं ना, आराम से सोचें और बताएं।
ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता रहता है पॉइंट। दुनिया दो बनती हैं, दो दुनिया एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अलग अलग चार्जेज का तो इफेक्ट बनेगा, लेकिन उनका जो बाहर वाली दुनिया का भीतर नेट इफेक्ट देखेंगे किसी पॉइंट पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। सर आप चाइनीज भाषा में कुछ कुछ पढ़ाते रहते हो, वो भी अजीब अजीब, पता ही नहीं चलता क्या है। तो घबराना मत, ये चाइनीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये आइडिया यदि आप, ये दो इंडिपेंडेंट दुनिया है, इलेक्ट्रिकली इंडिपेंडेंट है। जब बाहर की दुनिया बात करें तो सरफेस का जो चार्ज होगा बाहर सरफेस पे और बाहर की दुनिया का, उनका मिला जुला नेट इफेक्ट भीतर के दुनिया में किसी भी पॉइंट पर 0 आने वाला है। इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। इसीलिए जो नेट फोर्स दिखेगा उस दोनों बाहर वाले चार्जेस के कारण, चाहे 2 हो या 200 हो, नेट इफेक्ट 0 आएगा। लक्षिता, प्राप्ति, एक बार और समझाऊं? नहीं सर, आ गया। बहुत बढ़िया प्राप्ति। ये इस तरह के आइडिया एडवांस में बड़े काम आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के मेंस में पूछेगा तो सारे बच्चे गलत करके आएंगे, तो नहीं पूछता, कम चांस रहता है। आईआईटी में जब आप जा रहे होते हैं एडवांस का एग्जाम देके, तो उस समय वो आईआईटी वाले एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये जानते हैं, तो बड़ी खुशी की बात। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट बाकी ही है। तीसरा चार्ज कौन सा है? इनर सरफेस। वो तो भीतर वाली दुनिया में है। तो भीतर वाली दुनिया का तो हम कूलम्ब्स लॉ केवल जानते हैं और सेल थ्योरम हम जानते हैं। तो भीतर वाले चार्ज, भीतर वाले दुनिया के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म, क्योंकि सेंटर पे है चार्ज प्लस क्यू नॉट। तो उनको देखने के लिए जो भीतर वाले सरफेस पे चार्जेज आए होंगे वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होने के कारण वो यूनिफॉर्म शेल जैसा सरफेस है, और सेल थ्योरम के कारण उसका भीतर इफेक्ट जो है वो 0 आएगा। सेंटर के चार्ज पर, सेंटर के चार्ज पर उसका इफेक्ट क्या आ जाएगा? 0, ड्यू टू शेल थ्योरम। Force on plus Q naught at center will be 0 due to minus Q naught induced. माइनस क्यू नॉट इंड्यूस्ड वाले के कारण इसलिए 0 हो गया क्योंकि वो यूनिफॉर्म था। तो सर इसकी यूनिफॉर्मिटी क्या बाहर वाला Q2 के इधर उधर करने से नहीं बदलेगा? तो बाहर वाले Q2 के इधर उधर करने से बाहर वाले सरफेस जो प्लस क्यू नॉट इंड्यूस्ड है वो इधर बदल सकता है। बाहर वाले का भीतर नेट इफेक्ट 0 होता है, तो भीतर कहीं भी नेट इफेक्ट 0 होगा। तो भीतर वाले सरफेस पे जो चार्ज है वो भीतर की दुनिया के हैं, तो उस पे इन दोनों का बाहर वाले चार्जेज का नेट इफेक्ट हमेशा 0 होगा। तो बाहर वाले चार्जेज का इधर उधर करने का असर भीतर के सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कतई नहीं पड़ेगा, और भीतर वाले चार्ज को इधर उधर करने का असर बाहर वाले सरफेस के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कतई नहीं पड़ेगा। सर क्या क्या बोलते रहते, पहले ये नोट कर लो। ये तीनों जो रिजल्ट हैं वो नोट कर लो, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीसरा वाला क्या मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं या ओके है?
भीतर वाले सरफेस के चार्ज सिमेट्रिकल हैं, चारों तरफ क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा वेक्टर सम, ऐसे सोच लो। भीतर वाले चार्ज जो है सरफेस का उसको अलग तरह से एनालाइज करेंगे। बाहर वाले का Q2 का हमने देखा, प्लस Q नॉट का जो इंड्यूस्ड का है उसका, दोनों का जो नेट वैल्यू होना चाहिए 0 होना चाहिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और भीतर वाले सरफेस को अलग से हमने एनालाइज किया सेल थ्योरम के हिसाब से। आज वाला आइडिया यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अगले टर्न पे भी